चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। इजराइल के भीषण हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, आईडीएफ ने किया दावा। निर्मला सीतारमण पर चुनावी बांड की स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। जंग के बीच पुतिन ने बदल दी रूस की परमाणु नीति, पूरी दुनिया में मचा हंगामा। ईडी ने एल्विश यादव और सिंगर फजलपुरिया का किया सिस्टम हैक, यूपी हरियाणा में जब्त की संपत्ति। चलो एक बार फिर अजनबी बन जाएं हम, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन न होने पर बोले राघव चड्ढा। रक्षा समिति के सदस्य बने गोरखपुर के सांसद रवि किशन, बढ़ेंगी ये जिम्मेदारियां। ये बयान अगर मुस्लिम देता तो देशद्रोही कहलाता, योगी के किस बयान पर भड़की कांग्रेस। बीजेपी को बड़ा सबक सिखाएंगे भागवत, लिया ऐसा फैसला कि दिल्ली खेमे में मचा हड़कंप। आतंकियों की खैर नहीं, अब होगा तगड़ा एक्शन, बॉर्डर पर जवानों को मिलेगी मेक इन इंडिया दुनिया की बेहतरीन असॉल्ट राइफल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, सिद्धारमैया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। न तेलंगाना की 90% मस्जिदों के पास है कागज, न यूपी की 1.12 लाख वक्फ संपत्तियों के पास। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को डराया, बोले वक्फ संशोधन के बाद सरकार ले लेगी संपत्ति। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल के भीषण हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, आईडीएफ ने किया दावा। इजराइल की आग उगलती मिसाइलों ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार शुक्रवार को हुए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है। बताते चले कि एक दिन पहले हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम देने के बाद शुक्रवार को उसके चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को निशाना बनाकर घातक हमला किया गया था। वहीं इस भीषण हवाई हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया है। आईडीएफ के अनुसार शुक्रवार के हमले में ही नसरल्लाह को सेना ने ढेर कर दिया था, मगर इसकी पुष्टि आज की गई है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। निर्मला सीतारमण पर चुनावी बांड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बांड योजना के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि जनाधिकार संघर्ष संगठन यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बांड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था। बेंगलुरु में दर्ज कराई गई शिकायत में न केवल निर्मला सीतारमण बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक बीजेपी के नेता नलीन कुमार कतील और बीवाई विजयेंद्र का भी नाम शामिल है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कारपोरेट संस्थाओं को हजारों करोड़ की चुनावी बांड खरीदने के लिए मजबूर किया गया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दबाव की रणनीति के तहत छापेमारी किए जाने का हवाला दिया गया। इस चुनावी बांड को कथित तौर पर राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर बीजेपी नेताओं द्वारा भुनाया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। ये बयान अगर मुस्लिम देता तो देशद्रोही कहलाता, योगी के किस बयान पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। हाल ही में हरियाणा में योगी आदित्यनाथ के राहुल गांधी पर किए गए वार पर राशिद अल्वी ने पलटवार किया है। राशिद अल्वी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है, कोई भी देशभक्त इस तरह का बयान नहीं दे सकता। कांग्रेस नेता ने कहा, सिर्फ सत्ता के लालच में आप एक समुदाय को इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं। अगर यही बयान किसी मुस्लिम नेता ने दिया होता तो वो देशद्रोही कहलाता। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। रक्षा समिति के सदस्य बने गोरखपुर के सांसद रवि किशन, बढ़ेंगी ये जिम्मेदारियां। बताते चले कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला देश के रक्षा समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। मंत्रालयों से जुड़ी संसद की स्थायी समितियों का गठन किया गया है। सांसद रवि किशन को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। रक्षा मामलों में अंतिम निर्णय लेने के साथ ही यह समिति भारत के सभी उच्च सैन्य, पुलिस व अन्य रक्षा पदों पर अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु जिम्मेदार है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बीजेपी को बड़ा सबक सिखाएंगे भागवत, लिया ऐसा फैसला कि दिल्ली खेमे में मचा हड़कंप। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के बाद से इस बात की चर्चा जारी है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर शायद अब मंथन खत्म हो जाए, क्योंकि अचानक से वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है।
सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि आरएसएस ने वसुंधरा राजे को अगला अध्यक्ष बनाने के नाम का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इस नाम पर मोदी शाह खुश नहीं है, क्योंकि वसुंधरा से उनकी खास बनती नहीं है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। आतंकियों की खैर नहीं, अब होगा तगड़ा एक्शन। बॉर्डर पर जवानों को मिलेगी मेक इन इंडिया दुनिया की बेहतरीन असॉल्ट राइफल। बता दें कि पाटन के मेजर जनरल सुधीर शर्मा की अगुवाई में बनाई जा रही 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें अब सीमावर्ती इलाकों में भारतीय जवानों के हाथों में पहुंच गई हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत दिसंबर 2024 तक सेना को 20,000 और राइफलें दी जाएंगी। वहीं बता दें दोस्तों कि AK-203 राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा है। यह संयंत्र प्रतिदिन 600 से अधिक राइफलें बनाने में सक्षम है। वहीं बता दें कि AK-203 दुनिया की सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफलों में से एक मानी जाती है। इसकी प्रभावी फायरिंग रेंज 400 से 800 मीटर तक है और यह 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, सिद्धारमैया के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश। बताते चले कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि भूखंड आवंटन मामले की जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय से खारिज हो जाने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। शिव कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया और वह बेदाग साबित होंगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के बारे में पूछे गए एक सवाल पर शिव कुमार ने कहा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता, मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं कहा, वह किसी घोटाले में शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह देश में सभी विपक्षी नेताओं के विरुद्ध भाजपा की राजनीतिक साजिश है, यहाँ भी इसी तरह की साजिश रची जा रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जंग के बीच पुतिन ने बदल दी रूस की परमाणु नीति, पूरी दुनिया में मच गया हंगामा। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2.5 साल से लगातार जंग जारी है। हालांकि अब तक इस जंग का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। अब इस जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। दरअसल रूस ने अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया है। पुतिन ने बुधवार को बताया कि अन्य देश द्वारा हमला किए जाने का समर्थन करने वाले परमाणु शक्ति संपन्न देश को मास्को के परमाणु सिद्धांत के नए संस्करण के तहत आक्रमण में भागीदार माना जाएगा। आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन को अमेरिका समेत कई नाटो देश हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। हालांकि रूस के परमाणु नीति को बदलने के कदम से रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ईडी ने एल्विश यादव और सिंगर फजिल पुरिया का किया सिस्टम है कि यूपी की हरियाणा में जब्त की संपत्ति। जी हां, बता दें विवादित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर राहुल यादव उर्फ फजिल पुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एल्विश यादव और सिंगर फजिल पुरिया की संपत्ति जब्त की है। यूपी और हरियाणा में ये संपत्तियां जब्त की गई हैं। इससे पहले ईडी एल्विश यादव और सिंगर फजिल पुरिया के बयान भी दर्ज कर चुकी है और दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी है। बता दें दोस्तों कि एल्विश यादव पर सांपों की डिलीवरी करने का आरोप भी है। वहीं बता दें कि सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। न तेलंगाना की 90% मस्जिदों के पास है कागज, न यूपी की 1.12 लाख वक्फ संपत्तियों के पास। अजदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को डराया, बोले वक्फ संशोधन के बाद सरकार ले लेगी संपत्ति। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी ने कहा कि देश की लगभग 90% मस्जिदों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए मुस्लिमों के पास कागजात नहीं। AIMIM के अध्यक्ष एवं हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक के कथित खतरों के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने हैदराबाद में दावा किया कि देश की लगभग 90% मस्जिदों पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए मुस्लिमों के पास कोई कागजात नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि अगर वक्फ बिल कानून बन जाता है तो मस्जिद, ईदगाह और दूसरे मुस्लिम दीनी स्थान मुस्लिमों से छिन जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार जब मुस्लिम किसी जगह को इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो वह जगह हमेशा के लिए मुस्लिमों की संपत्ति बन जाती है और अब मोदी सरकार उस प्रावधान को बदल रही है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना में 33,000 वक्फ संपत्तियां हैं और उनमें से 90% के पास जमीन का पंजीकृत दस्तावेज नहीं है।
ओवैसी ने आगे आंकड़े देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और उनमें से 1.12 लाख संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। ओवैसी ने पूछा, अगर उनका स्वामित्व छीन लिया गया तो संपत्तियों पर किसका कब्जा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।